हाय, गुड इवनिंग। मोहित, रवि, अमित, राहुल, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड सर। वॉइस क्लियर है? सर वैसे मेरे को ऑटो कैड तो आता है, पर मैं प्रोफेशनल जो वर्क होता है ना उस हिसाब से करना चाह रहा था। तो मैंने आपकी वो ट्रायल वीडियो देखी थी तो मुझे अच्छा लगा था जिस तरीके से आप डिजाइनिंग वगैरह सिखा रहे थे डिटेलिंग के साथ। ठीक है। हाँ, तो क्यों ज़रूरी है? एक कमांड सीखना होता है, एक आपको प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। किसी भी कंपनी में, प्रोजेक्ट। किसी भी फर्म में हाँ। जाएंगे तो आपको काम प्रोजेक्ट। करना पड़ेगा। कमांड से काम नहीं चलेगा वहाँ पे। कमांड कोई हाँ भी वो। इंस्टीट्यूट हाँ। करवाएगा। हाँ प्रोजेक्ट देना पड़ता है ना स्टार्टिंग टू एंड फेज तक। हाँ, हाँ तो इसलिए वह है ना पूरा डिटेलिंग के साथ, पर जाने कि किसी को प्रोजेक्ट देना है तो कम से कम हर चीज देनी पड़ेगी उसको। हाँ, बिल्कुल। एक नॉर्मली होता है प्लान। ठीक है, कोई भी बना देगा नॉर्मली माइंड से, मतलब सोच के कि यहाँ पे टॉयलेट आएंगे, यहाँ पे ये जी। आएगा, बन जाएगा। बट उसका जब सेक्शन कट करना पड़ेगा तो हर पर्सन नहीं बना सकता सेक्शन। हाँ सेक्शन एलिवेशन सेक्शन में क्रिएट करना दिक्कत आता पड़ेगा, है। नहीं बना सकते। पैरापेट डिटेल बनानी पड़ेगी, वॉल डिटेल बनानी पड़ेगी, प्लिंथ प्रोटेक्शन डिटेल, सनशेड डिटेल, स्ट्रक्चर डिटेल, सब ये सब जब बनाना पड़ता है। फॉल सीलिंग डिटेल, टॉयलेट डिटेल, स्टेयरकेस डिटेल, तो बहुत सारी डिटेलें होती है। और नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट होता है वो सिर्फ प्लान बनाना सिखाते हैं, उसी पे कमांड्स अप्लाई करके बता देते हैं। डिटेलिंग नहीं बताते हैं सर बिल्कुल भी। हाँ, डिटेलिंग क्या, सेक्शन भी कट करके नहीं बताते हैं। जी जी सर। और सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, सेक्शन कट करना आपको आना चाहिए। जी सर। ठीक है। अमित कुमार, आप कहाँ से हैं? क्या किया हुआ आपने? डिप्लोमा? यस सर। कौन से ईयर में? थर्ड ईयर फाइनल हो गया। ओके। एग्जाम हो गए? हाँ सर। उत्तम सिंह? हेलो, यस सर। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? क्या किया हुआ आपने एजुकेशन में? सर मैं भी फरीदाबाद से हूँ और सर मैंने बीटेक किया हुआ है। ठीक है। हाँ जी। बीटेक हो चुका है या फिर चल रहा है अभी? यस सर, हो चुका है, 18 में कर चुका हूँ और रिसेंटली भी एज ए साइट इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ठीक है। ऑटोकैड तो आपने जब बीटेक चल रहा था उस टाइम भी किया होगा, सेकंड ईयर में? यस सर, उस टाइम भी किया था, बट सर जब मैं साइट पे गया ना और जब वहाँ पे चीज़ें देखी मैंने डिटेल में, तो प्रैक्टिकली बहुत ही अलग था, बिल्कुल ही मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, बिल्कुल। हाँ तो उसके चलते फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको डीप करना ही सबसे सही रहेगा। और फिर बट उसके बाद मैंने सर आपकी। अगर साइट पे ही रहते हैं तब तो आपको ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी ज़रूर नहीं है। कैड तो सबसे बेसिक है। देखिए होता क्या है, चाहे आप एडवांस में जाएं चाहे नॉर्मल कोर्स करें, बट आपको कैड आना चाहिए। क्योंकि जो भी ड्राइंग रहेगी, हर एक कंपनी जो है वो बिम पे नहीं जा सकती। बजट भी होता है बिम का सॉफ्टवेयर बाय करना, हर साल रिन्यू करना। बट ऑटो कैड जो होता है वो हर एक कंपनी के पास होता है, और ऑटो कैड के बिना कोई ड्राइंग अप्रूव भी नहीं होती है। नॉर्मल जो आप रेजिडेंशियल आर्किटेक्ट देखते हैं लोकल मार्केट में, वो भी सब ऑटो कैड पे करते हैं। एडवांस के लिए स्केचअप या मैक्स पे बस 3D एलिवेशन बना देते हैं और चल जाता है काम। बट कैड पे ही जाती है डिटेलें फ्यूचर में। और अभी भी इम्प्लांट होने लगा है कि रेविट के ऊपर सारी डिटेलें जाती है। अब रेविट पे ही प्लान बनता है, सेक्शन एलिवेशन ऑटोमेटिक सब जनरेट हो जाते हैं, डिटेलिंग भी वहीं बनती है। बट फिर भी 90% कंपनी आज भी कैड पे ही काम कर रही है। और हर एक फर्म जो है वो कैड पे ही काम कर रही है, डिटेलिंग के लिए और प्लानिंग के लिए। 2D का वर्क जो है कैड पे ही हो रहा है। एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए फिर भी कैड पे हो रहा है। तो यस सर। इसीलिए अगर आपको एडवांस होना है तो एडवांस में ज़रूर जाना है। ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल है सर। कैड पे ही रुक जाना है। चाहे आप कहीं से भी करें कोर्स, बट एडवांस में ज़रूर जाना है जिसका भी इंटरेस्ट है। प्रॉपर सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है तो स्टैड प्रो करना है, ई टैब्स करना है, टैकला, इस तरीके से। ठीक है। रेविट स्ट्रक्चर कंप्लीट आपको कंबाइन खुद का फर्म स्टार्ट करना है तो आर्किटेक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली लोकल मार्केट में स्ट्रक्चर से ज़्यादा सिर्फ आर्किटेक्ट को ही वैल्यू मिलती है। लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेते हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसके अंदर स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, MEP, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट कैड का रोल हर जगह सेम है। कैड आपको आना चाहिए बेसिक से एडवांस, जिसके अंदर आपके सारी कमांड्स आपको आनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए ऑलवेज। सबसे बेसिक है कमांड, ठीक है, जो हमारी 10 दिन के अंदर हो जाएगी। उसके बाद क्लास होगी हमारी 20 से 25, तो बाकी के 15 दिन हम क्या करेंगे? तो वो वही चीज़ें करेंगे जो साइट पे रिक्वायर होती है। ड्राइंग, डिटेलिंग, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, हर एक जो जो डिटेल हमें चाहिए उन चीज़ों पे हम 15 दिन काम करेंगे कम से कम। कमांड्स करवाना अलग कॉन्सेप्ट है, उन चीज़ों को समझना अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, कहीं से भी कुछ अगर नहीं समझ आता है तो आप डेली का डेली क्लियर कर सकते हैं। कमांड्स जब तक चलेगा हम नॉर्मली चलेंगे।
करते क्या है, ऑटोकैड किस किस के लिए जरूरी होता है। स्क्रीन शेयर है मेरा सभी को, यस सर। ठीक है। ऑटोकैड बताएगा मेरे को होता क्या है, कैसे काम करता है। कोई भी, सभी सिविल से हैं, सिविल से हैं। आपने किसी ने आज तक एलिवेशन बनाया? एनीवन, जिसने भी कैड किया आज तक किसी ने एलिवेशन बनाया? कॉलेज टाइम बनाया था सर, कॉलेज टाइम में बनाया था। कॉलेज टाइम में बनाया था। क्या होता है एलिवेशन में? सर फ्रंट व्यू, और अगर सेक्शनल व्यू, साइड में विंडोज आ रही है तो साइड व्यू भी रहता है सर। ठीक है। जो भी ओवरऑल आप एक बेसिक नॉलेज मिलता है कि सर बिल्डिंग हर डायरेक्शन से कैसा दिखेगा, हाँ किस लेवल पे उसके विंडोज की हाइट होंगे, किस लेवल पे उसके नीचे के हाइट होंगे, इस तरह के डिटेल्स उसमें मिलते हैं सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। बट बेसिकली एलिवेशन क्या होता है? हाइट, ठीक है। प्लान में हम क्या करते हैं, उसका लेंथ और विड्थ मेंशन करते हैं, बट वो चीज़ ऐसे तो है नहीं, नीचे बनेगी हाइट पे जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं एलिवेशन। कि एलिवेशन क्या रहेगा, आपके फर्स्ट फ्लोर की हाइट कहाँ से मेंशन करेंगे, सेक्शन में या एलिवेशन में। जो भी मार्केट में आप ड्राइंग लेते हैं, प्लान आपने बनवाया किसी आर्किटेक्ट से, तो वो सिर्फ प्लान करके दे देते हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है आप अपने हाउस की हाइट 11 फीट रखते हैं, 12 फीट, 13 फीट, कितना रखते हैं। उसी के अकॉर्डिंग स्टेयरकेस कैलकुलेट होगा। और जब सेक्शन कट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा राइजर किस साइज़ का आएगा, कहाँ से कौन सी डिटेल कट हो रहा है, स्लैब कहाँ से कट है, कंक्रीट कहाँ पे आ रहा है, ब्रिक वॉल कहाँ पे आ रहा है, फिनिश कहाँ पे आ रहा है। कोई मुझे बताएगा फिनिश क्या होता है और स्लैब क्या होगा? 4 साल पढ़ के आए हैं ना, तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं। बेसिक अगर अच्छा है तो फिर हम करते हैं आगे स्टार्ट। फिनिश वर्क क्या होता है, फ्रेमिंग वर्क क्या होता है? सर फ्रेम तो हो गया बीम कॉलम, जस्ट बीम कॉलम, स्लैब, स्लैब, ठीक है। फिनिशिंग उसके बाद जितने भी वॉल स्ट्रक्चर या उसके फिनिशिंग का जितना भी काम आया जैसे प्लास्टर एंड ऑल। ठीक है। और कोई? स्लैब का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? 3 से 4 साल पढ़ा है आपने। स्लैब जो हम हाउस में सर भी नॉर्मल थिकनेस, रेजिडेंशियल, हाँ थिकनेस सर हाँ, थिकनेस 5 इंच, 150 मैम। ये 115 mm। सर 150 mm बोला मैं। नहीं, मैसेज में टेक्स्ट चैट बॉक्स में 115 भी आया है एक। तो 5 so 6 इंचेस भी उतना ही हुआ सर, इसलिए मैंने बोला। नहीं नहीं, 115, 50 नहीं, 115। ओके ओके, सॉरी। तो जो 350 स्टैंडर्ड फीट। होता है वो 150 होता है, और 50 का हम बेसिकली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिनिश लेके चलते हैं। फिनिश के अंदर आपका टाइल भी हो सकता है, ग्रेनाइट भी हो सकता है, मार्बल भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को अगर आपको नॉलेज है तो आप ड्राइंग बनाते जाएंगे, एरर उसमें से फिनिश होते चले जाएंगे। अदरवाइज अगर परफेक्ट नहीं है नॉलेज उसके बारे में तो उससे इशू आता जाएगा, ठीक है। तो कैसे आप वो चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे हम। हर एक चीज़ को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे। बेसिक वास्तु की भी नॉलेज आपको दी जाएगी। अगर बहुत एडवांस लेवल का वास्तु आपको समझना है तो आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। और एडवांस लेवल के इंजीनियरिंग आपको करनी है तो आप 4 साल पढ़ के आए हैं और उन्हीं चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। बट किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं या कोई स्टैंड लेते हैं आप, वो सब क्लियर करने के लिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर करूँगा, ताकि आप फर्स्ट डे भी फ्रेशर की तरह इंटरव्यू ना दें, आपको पता हो कुछ चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग का हमारा जो है मेन कॉन्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग का है, आर्किटेक्चर का है, प्लम्बिंग का है, इलेक्ट्रिकल का है। मैकेनिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग होता है। HVAC डक्टिंग और हीटिंग कूलिंग वेंटिलेशंस, जो अलग से ही पूरा पोर्शन होता है। सर आप इसके इस कोर्स में इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग भी समझाएंगे? बिल्कुल समझाई जाएगी। आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, उसके लिए समझाया गया है वहाँ पे, और सेम सब कुछ कुछ सर एडवांस मैंने लेवल का लास्ट ही है। लेसन में मतलब बीच में ट्राई किया था सर, लेकिन कुछ चीजें मिस हो रही थी इसलिए मैंने कोर्स छोड़ दिया था। मैंने सोचा जब नेक्स्ट स्टार्ट होगा तब करूंगा। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, बट प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने बताया जितना मैं करवाता हूँ, अगर आप डेली का डेली भी करते हैं तो आपको 1 महीने के बाद कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप ड्राइंग बना सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अभी। तो जो भी डाउट आता है आप लास्ट में पूछ सकते हैं, 5 से 10 मिनट आपको मिल जाएगा, ठीक है।
सिविल इंजीनियरिंग में क्या होगा, स्ट्रक्चर का देखिए बहुत ज़्यादा अगर डीपली आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रीबार किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, स्लैब किस तरीके से बनाते हैं, डिटेल ड्राइंग के अंदर स्लैब कैसे बनाएंगे, स्लैब का साइज़ क्या रहेगा, बीम्स के साइज़ क्या रहेंगे, कॉलम के साइज़ क्या रहेंगे, फुटिंग किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर फ़ैन कहाँ पे आएंगे, आपकी लाइट्स के कनेक्शन कहाँ से आएंगे, फ़ैन की जो वायरिंग है वो कैसे शो करनी है। टूल्स आपके ऑटोकैड के यूज होंगे, सभी टूल्स जो हैं वो ऑटोकैड के यूज होंगे, बट काम कैसे करेंगे वो टूल, वो चीज़ें यहाँ पे सीखनी है मेन। प्लम्बिंग लेआउट के अंदर सॉइल पाइप होता है, वेस्ट पाइप होता है। क्या होते हैं सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप, एनीवन? सॉइल पाइप, सॉइल पाइप एंड वेस्ट पाइप क्या होते हैं, किसी को पता है? हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर। नहीं पता किसी को भी? समीर, रवि, तालिब, उत्तम, राहुल, मोहित कुमार। हेलो सर, जो पाइप सेप्टिक टैंक को कनेक्ट करता है वो कौन सा पाइप होता है? वेस्ट पाइप। ठीक है। और सॉइल पाइप कौन सा होता है? वही सर, सॉइल पाइप जो वेस्ट कैरी करता है। देखिए दोनों पाइप अलग होते हैं और दोनों का यूज भी अलग है। प्रैक्टिकली सिंबल भी देखोगे तो दोनों चीजें अलग हैं। तो यही चीजें आपको यहाँ पे समझ आएगी प्रॉपर कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से फ्लो शो करना होता है। सेप्टिक टैंक में कोई पाइप डायरेक्ट नहीं जाता है, मैन होल में जाएगा, आपने देखा होगा। घर से सीधा सेप्टिक टैंक में कोई नहीं जाता, मैन होल में जाता है। उसके बाद साइट पे जब होता है तब सेप्टिक टैंक बनता है, अदरवाइज आपका नॉर्मली मैन होल में जाता है, जीटी में जाता है। घर के अंदर आपने देखा होगा, बारिश का पानी आता है, पहले घर के अंदर ही एक पिट बना हुआ है, उसके अंदर जाता है पानी, फिर उसके बाद मैन होल में आता है, फिर आपका जो है सेप्टिक टैंक सॉकपिट में जाता है। देखा होगा आपने। तो उनका कुछ मतलब है, इसलिए वो चीज़ें बनी हुई है, जीटी, मैन होल, सेप्टिक टैंक। तो हर एक चीज़ को समझेंगे प्रॉपर। प्लम्बिंग शाफ्ट क्या होती है, टॉयलेट से वॉल का कितना गैप होना चाहिए। कोई भी अगर मान लीजिए पाइप आपको बीम के अंदर से लेके जाना है तो वहाँ पे हमें होल प्रोवाइड करना पड़ेगा, बाद में कटिंग करनी पड़ती है। अगर आप चाहें तो उस चीज़ को, आपको पहले ही ड्राइंग बनाया तो आपको पहले ही पता है बीम में कि यहाँ से एक पाइप जाएगा, तो वहाँ पे आप स्लिप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब काम होगा। प्लम्बिंग का पूरा पोर्शन हम करेंगे, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स देखेंगे, सिविल की ड्राइंग्स देखेंगे, मैकेनिकल का भी बेसिक मैं डक्टिंग का बताऊंगा सीलिंग के साथ कि कैसे आप डक्टिंग चला सकते हैं। आर्किटेक्चर का प्रॉपर आपको समझाया जाएगा, कैसे विंडो होती है, सील हाइट क्या होती है, किचन में अलग से विंडो आती है, स्लैब कैसे लगता है, सब कुछ पूरा प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, डिटेल है। बस इतना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना मैं करवाता हूँ, क्योंकि हमें भी आउटपुट चाहिए, तो जितना मैं करवाता हूँ उसकी बस उतनी ही देर प्रैक्टिस आप करेंगे डेली। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से सिंपल ड्राइंग बनेगी आपकी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर फर्नीचर, वर्किंग ड्राइंग, स्ट्रक्चर डिटेल, डोर विंडो डिटेल, स्टेयरकेस डिटेल, वॉल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, और इसके अंदर बहुत सारी डिटेल ऐड हो जाएगी जो मैं सारी कवर करूंगा। ठीक है। सिलेबस भी आप चेक कर सकते हैं, अगर कुछ छूटेगा हमारा लास्ट डे तक भी तो वो आप बता सकते हैं कि हमारा ये पोर्शन स्किप हो गया है, वो भी कवर किया जाएगा। ठीक है। आपके अकॉर्डिंग पूरा काम होगा, बट बार बार मैं बोल रहा हूँ, बट प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि हर वीक 3 से 4 जो क्लास होगी, हर वीक मैं आपसे पहले पूछूंगा, जब नेक्स्ट वीक में क्लास होगी, और मुझे जो भी मैं सैम्पल प्रोजेक्ट देता हूँ वो रिटर्न में भी चाहिए, पूरा उसी तरीके से बना हुआ। ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप पे डिपेंड है, बाकी सब मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से काम होता है। तो बेसिकली ऑटोकैड क्या होता है, ऑटो प्लस कैड। ठीक है। ऑटोमेटिक जो डिजाइन जनरेट करती है वो हमारा ऑटोकैड में काम होता है। ऑटोकैड सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है। अगर आप एडवांस में भी जाते हैं तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है मैट्रिक क्या होता है, फिट इंचेस क्या होते हैं, लाइन किस तरीके से काम करेगी, रेक्टेंगल क्या है, फिलेट क्या है, जॉइन क्या होता है, और एक ग्रुप क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, जो बेसिक है वही नहीं पता होगा, प्रिंट किस तरीके से होगा, प्लॉटिंग कैसे होगी, मार्जिन कैसे हम रख सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं पता तो एडवांस में दिक्कत आएगी। सीख सकते हैं आप एडवांस भी, बट टाइम लगेगा। जहाँ पे 3 दिन में सीख सकते हैं वहाँ पे 8 दिन आपको लगेंगे, और वो बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। तो बेसिक्स अगर आपको आ गए तो कोई इश्यू नहीं आएगा, बस सॉफ्टवेयर में आपको कमांड सीखनी है और सेम प्रॉपर्टीज वहाँ भी अप्लाई करनी है। क्योंकि एक बार आपको पता चल गया कि प्लम्बिंग में सॉयल पाइप जो होता है वो WC से कनेक्ट होता है,
वो चाहे फिर कैड हो, चाहे रेविट हो, चाहे कोई और सॉफ्टवेयर हो, आपको पता है कि WC से ऑलवेज, यूरेनल से ऑलवेज सॉइल पाइप कनेक्ट होगा, तो वो इजिली आप कर पाएंगे। इस तरीके से काम होता है। ठीक है, क्या करना है हमें, जो फीचर है हमारा टाइम सेविंग नॉर्मल है, बेसिक है बिल्कुल। ऑटोकैड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा सकता आपका, बस ये है ऑटोकैड है तो आप परफेक्ट ड्राइंग बना सकते हैं। आपको डेटा रखने में इजी होगा। अगर आप पेपर पे बनाते हैं, जो स्केच बनते थे पहले, उसकी तरह बनाएंगे तो टाइम टेकिंग होगा, और वो पेपर एक टाइम के बाद नहीं भी रहे, खराब हो जाए, डैमेज तो होता है पेपर। तो टाइम सेविंग सिर्फ उसी तरीके से है कि आपको जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी वो 1 सेकंड में आप देख सकते हैं। एक्यूरेसी बहुत सही आती है इसके अंदर। स्टोरेज का मैंने बताया, जो भी आपका पब्लिश करने का तरीका है, ऑनलाइन प्लॉट करना, कहीं भी सेंड करना, सब कुछ बहुत इजी हो सकता है। डायमेंशंस बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगी। PDF, DWG, इमेज, जो भी आपको चाहिए कैड में आप इजीली ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मेट है वो यूज करते हैं हम ऑटोकैड का। अब ऑटोकैड के अंदर भी फॉर्मेट्स होते हैं कि ड्राइंग किस में सेव होगी, जैसे इमेज होती है JPG। इन चीज़ों को सिर्फ याद रखना है। 20 से 25 दिन हम इन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे कि कैसे फाइल सेव होगा। तो फॉर्मेट होता है .dwg ऑटोकैड की फाइल को सेव करने में। तो ये इम्पोर्टेंट है। जब भी आप क्लाइंट से फाइल मांगते हैं तो वो PDF भी सेंड कर सकते हैं, बट आपको चाहिए DWG, तो आप DWG फॉर्मेट ही चाहिए आपको, तो आप DWG के लिए डायरेक्ट मेल कर सकते हैं कि हमें इस ड्राइंग का कैड फाइल या फिर .dwg फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, DWG होता है जो ऑटोकैड की फाइल को आप सेव कर रहे हैं वो फॉर्मेट। बट इसी के साथ एक DWT फॉर्मेट होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। DWT फॉर्मेट क्या होता है, इसके अंदर आपका टेम्पलेट होता है। तो ऑटोकैड का टेम्पलेट हमेशा जो 2D का रहेगा वो रहेगा ACAD। ACAD के अंदर आप 2D पे काम करेंगे। कैसे भी वो मैं आपको दिखाऊंगा फाइल ओपन करके कि ACAD कहाँ आएगा। ठीक है, ACAD 3D के लिए आप यूज करेंगे ACAD 3D। ठीक है, ये चीज़ें अभी मैं आपको समझाऊंगा जब कैड ओपन करेंगे। यूनिट क्या होती है इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, तो एक एक करके आप बताइए मुझे यूनिट क्या होती है। सर हम किस मतलब mm में मेजर करने वाले हैं या फीट में मेजर कर रहे हैं वो डिटेल सर। जैसे बेसिकली हम लोग पढ़ते थे फीट में, बट लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में सर mm में ज़्यादा या मीटर में सारे कैलकुलेशंस होते हैं। हाँ, तेशम खान, हर्षित, क्या होता है यूनिट का यूज, क्यों हम यूज करते हैं? यूनिट का यूज हर्षित, हम क्यों यूनिट यूज करते हैं? अभिषेक, सीमा भारती, सीमा भारती आप रेविट के बैच में भी थे ना? अच्छा, पहले रेविट कर रहे हैं आप, अब जी जी ठीक है। क्यों यूज करते हैं हम यूनिट का, आपको तो अच्छे से पता होगा। जी सर, क्यों करते हैं? क्योंकि यूनिट के बगैर कोई भी काम नहीं हो पाया सर। यूनिट होगी तो तभी एक्यूरेसी आएगी, पता चलेगा कितना। इंपीरियल क्या होता है, मैट्रिक क्या होता है? इंपीरियल में जिसमें फिटिंग चीज आता है वो इंपीरियल होता है, मैट्रिक में सर MM में होता है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है, हम पढ़ते भी फिट इंचेस में क्योंकि वो इजी हो जाता है पढ़ाने वाले के लिए भी, पढ़ने वाले के लिए भी। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट में कोई भी आपको पास करवाना है कोई भी प्लान, तो आपको मीटर्स में मिलेगा। ठीक है, मोस्टली मीटर्स में मिलेगा। अगर नॉर्मली आप फाइल साइट पे भेजते हैं तो आपको MM में सेंड करना होगा। ठीक है, एक तो सभी को पता होना चाहिए एक फिट में कितने MM होते हैं। ठीक है, 1 इंच में कितने MM होते हैं, इतना पता है तो भी मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सभी को पता है ये चीजें? यस सर। ये पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो आप ऑनलाइन चेक करके कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोजेक्ट के टाइम पे मैं भी सारी चीज़ें रिपीट करूंगा। तो ये सबसे बेसिक है। हम फिट में भी प्रोजेक्ट करेंगे कुछ, और कुछ हम MM मीटर्स में करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ भी कवर की जाएगी। इंपीरियल, कहीं भी आपको बोले कि इंपीरियल में आपको ड्राइंग बनाना है तो आपको फिट इंचेस यूज करना है, और ये बहुत रेयर होगा कि आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा जो फिट इंचेस में बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको मीटर MM में ही काम करना पड़ेगा अगर कोई अच्छा स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट है उस कंडीशन में। ठीक है, अगर मैट्रिक की बात होती है तो MM मीटर्स में काम होगा, सेंटीमीटर्स में काम होगा। तो प्रॉपर वर्क करने के लिए आपको मैट्रिक यूनिट, इंपीरियल यूनिट, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। कैड में बहुत ईजिली आप चेंज कर सकते हो उन चीज़ों को। ठीक है, मैं यहाँ पे कैड ओपन करता हूँ यहाँ से
स्क्रीन शेयर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, ये जो हमारा है कैड है ओवरव्यू। जब स्टार्टिंग में आप कोई भी कैड फाइल ओपन करेंगे तो आपके पास, सभी को पता है, बेसिक है, हर क्लास में आप एप्लीकेशन ओपन करते आए हैं, तो वही चीज़ एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। ऑटोकैड पे डबल क्लिक या फिर राइट क्लिक के साथ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ओपन करते हैं तो ये टेम्पलेट पूछता है आपसे। यहाँ पे हम फाइल ओपन किया हमने कैड, और यहाँ पर जब आप जाते हैं एप्लीकेशन बटन में, जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे जब न्यू पे आप जाते हैं, जो मैंने अभी बताया ए कैड जो फॉर्मेट होता है, DWT फॉर्मेट होता है, उसका मैं समझा रहा हूँ कि कैसे काम करता है, क्योंकि ड्राइंग ओपन करनी आएगी तभी तो हम लाइन खींचेंगे ना उस पर। तो प्रॉपर कैसे काम करता है वो समझिए। न्यू पे जा रहे हो, ड्राइंग पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखिए टेम्पलेट्स आ गए। टेम्पलेट का फॉर्मेट क्या था? .dwt। .dwt टेम्पलेट का फॉर्मेट था, और यहाँ पर जब आप फाइल भी सेव करेंगे तो .dwt दिखा रहा है, क्योंकि ये टेम्पलेट सेव होगा। अगर सेम ऐसे ही कैड फाइल सेव करूंगा तो .dwg शो करेगा। तो इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एडवांस सॉफ्टवेयर में हर एक का फॉर्मेट जो होता है अलग होता है सेव होने का फाइल। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ए कैड से। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जब भी आप 2D का वर्क करते हैं ए कैड का यूज करना है। 99% कंपनी ऐसी है जो ऑटोकैड 2D का यूज करती है, सिर्फ 2D के लिए ऑटोकैड का यूज करती है। 3D का कोई रोल नहीं है। अगर प्रैक्टिकली देखें हम मार्केट में, तो 3D के अंदर कोई काम नहीं होता हमारा ऑटोकैड में। बट बेसिक 3D हम करेंगे, टूल्स कैसे होते हैं, 3D कंपोनेंट कैसे बनते हैं, हम करेंगे। प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, मैकेनिकल का काम चल जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि स्क्रू बनाना है, उसमें से कट किया, प्रोफाइल सब्सट्रैक्ट किया, बन जाता है। बट डिटेलिंग आप करेंगे तो 2D के अंदर ही होता है। तो ऑटोकैड 2D का फॉर्मेट जो होता है ए कैड पे क्लिक किया, ऑलवेज यहीं पे रहता है ये। ऑटोडेस्क को भी पता है कि क्या यूज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 3D पे कभी नहीं आएगा आपका ये। ऑटोकैड पे रखिए और ओपन कर दीजिए, ऑटोकैड आपका ओपन हो जाएगा। न्यू फाइल आ गई ड्राइंग 2 के नाम से, पहले कोई 1 फाइल खुली थी। तो ये हो गया हमारा यूजर इंटरफेस, पूरा यूजर इंटरफेस है यहाँ पर। ये एप्लीकेशन बटन, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, इन सब की बात करेंगे। ये हमारे, कोई भी हेल्प चाहिए आपको यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट रहेगा जो भी आपने बनाया है जिस आईडी से। ये आपका प्रॉपर्टी बॉक्स होता है जहाँ पे किसी भी लाइन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम होम टैब पे जा रहे हैं और मैंने एक लाइन बनाया, ठीक है, मैं लाइन को जैसे ही सिलेक्ट करूंगा इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, लाइन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे वही, जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो जो बेसिक चलता आ रहा है वही चीज़ें है यहाँ पे। इसको आप रिमूव कर सकते हैं, लेके आना है तो कमांड है PR, ठीक है, एंटर, उसके साथ ये आपका आ जाएगा। ये जो एक्स और वाई एक्सिस होता है, ये होता है आपका UCS के अकॉर्डिंग। तो एक्स आपका लेंथ को मेजर करेगा, वाई आपका विड्थ को मेजर करेगा। और जब भी आप 3D करते हैं तो वो एलिवेशन को मेंशन करता है, जिसमें हाइट होती है। तो Z एक्सिस आपका एलिवेशन मेंशन करेगा ऑलवेज। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये आपका पूरा रिबन है जहाँ पे आपके टूल्स हैं। हम हमारी ट्रेनिंग में ये पूरा कवर करेंगे, पूरा होम टैब, एक भी टूल यहाँ से स्किप नहीं होगा। होम टैब हो गया, इंसर्ट के अंदर कैसे फाइलें इंसर्ट करते हैं वो सब होगा यहाँ पे। एनोटेशन के अंदर एक भी टूल मिस नहीं करेंगे। पैरामेट्रिक के अंदर भी सब कुछ कवर किया जाएगा। व्यू के अंदर हर एक चीज़ आपको शो की जाएगी। मैनेज के अंदर एक्शन रिकॉर्डर, टूल पैलेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब कुछ, पर्स, अनयूज्ड। आउटपुट के अंदर आपका प्लॉट, प्रिंट, ये सब आपके कमांड से आ जाता है। एडिंग्स में हमारा कुछ नहीं है, कोलैबोरेट में नहीं है। एक्सप्रेस टूल इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप बहुत आसानी से कुछ ऐसे चेंज कर सकते हैं जो आप प्रैक्टिकली बहुत टाइम देके कर पाएंगे। बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज इसका क्या है, नीचे आपका कर्सर दिख रहा होगा मेरा, ये होता है हमारा कमांड बॉक्स, जिसके अंदर आप जो भी कमांड डालेंगे आपको यहाँ पे रिबन पे अभी कभी देखना ही नहीं है। होम, इंसर्ट, एनोटेशन कभी जाना ही नहीं है। जब आपका कोर्स हो जाएगा आपको टिप्स पे हो जाएगी कमांड्स, आपको कमांड पुट करना है बस। L एंटर किया, ठीक है, लाइन एक्टिवेट हो गई। यहाँ से मैंने किया 0,0, तो लाइन 0 से स्टार्ट हो गई। जो एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना, कनेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो ऑलवेज 0 है यहाँ पे। इसकी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसके पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं, कर्सर पोजीशनिंग भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट जब भी आप 0,0 डालेंगे तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही आएगा। ये आपका व्यू क्यूब होता है, जो कि आपका नॉर्थ वास्तु के अकॉर्डिंग सब कुछ सेट करके आपको बताता है। नॉर्थ के विदाउट आप कभी कुछ नहीं बना पाएंगे प्रॉपर। साइड से भी कोई ड्राइंग आती है तो उस पर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और कोऑर्डिनेट होते हैं,
तो कोई साइट पे काम करता है, आपने देखा होगा नॉर्थ का क्यों यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट क्यों सेंड किए जाते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्यों सेंड किए जाते हैं। साइट पे कौन कौन गया है? केशवा शपार, माइक म्यूट है जी आपका। हेलो हाँ जी बोलिए। सर। हाँ हाँ क्या सर पे यूज होता है, क्या यूज होता है नॉर्थ का? नॉर्थ का डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए होता है। इम्पोर्टेंट है नॉर्थ? अगर नॉर्थ नहीं हो तो भी चलता है काम? नहीं इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। हाँ कोऑर्डिनेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यस परफेक्ट। अगर आपको साइट की लोकेशन चेक करनी है, आपको कोऑर्डिनेट की पोजीशनिंग चेक करनी है, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, जी। आपको पोजीशनिंग चेक करनी है, ट्रू नॉर्थ और प्रोजेक्ट नॉर्थ क्या होते हैं इनका पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो मैं बताऊंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक, कि नॉर्थ क्यों काम आता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। मैं जैसे अभी गुड़गांव में बैठा हूँ, आप मुंबई में हैं, तो हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो अलग है। अगर मैं 1 फीट भी दूर जाता हूँ तो भी कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब बिल्डिंग किस साइड बन रही है, नॉर्थ उसका फ्रंट है या फिर ईस्ट उसका फ्रंट है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वेदर कंडीशन पे, ग्रीन बिल्डिंग्स पे बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को मेंशन करके चलना पड़ता है, तभी आपकी एक ड्राइंग परफेक्ट बन पाएगी। बेसिक करना है तो बेसिक हो जाता है, प्लान बनाया, सेक्शन बनाया, एलिवेशन बनाया, हो गया। बट कोई आपसे पूछ ले कि क्या होती है ग्रीन बिल्डिंग, तो कोई है जवाब? रवि राजन, रवि, उत्तम सिंह, मनीष, क्या होती है ग्रीन बिल्डिंग? केशवा सपार जी, आप बता दीजिए क्या होती है ग्रीन बिल्डिंग? आप काफी एक्सपीरियंस लग रहे हैं साइट वाइट से भी। ग्रीन बिल्डिंग जो है ना, जो सेफ्टी पॉइंट से थोड़ा हटके रहेगा, जहाँ पे भी जो लोकेशंस वगैरह आजू बाजू में जो भी अपने सेफ पॉइंट में रहेगा ना, हम्म, तो उसके तरफ से हम लोग जहाँ पे जो बिल्डिंग का तो इससे कंस्ट्रक्शन वगैरह बनाते हैं हम लोग, इससे क्या मतलब हुआ, सेस्मिक जोन में ग्रीन बिल्डिंग नहीं बन सकती? ऐसा नहीं बन सकती, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। ओके। हाँ तो उसके लिए प्रॉपर फाउंडेशन के इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है। फाउंडेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है ग्रीन बिल्डिंग से मेनली। सर आई गेस वो एनर्जी एफिशिएंट, मान लीजिए मैं सोलर पैनल लगाने वाला हूँ बिल्डिंग पे, तो परफेक्ट। एनर्जी बचाने के लिए उस डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में देना होगा। अगर हम गलत डायरेक्शन लगाएंगे तो सोलर एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल परफेक्ट। देखिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी फर्म में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी एमएनसी में काम कर रहे हैं, कभी आपने सोचा कि मैं फैन ऑफ करके जाऊं, या फैन तो होते ही नहीं है, डक्टिंग ऑफ करूं, या फिर मेरी जगह पे मैं छोड़ के जा रहा हूं तो लाइट बंद करके जाऊं? कभी सोचा आपने? नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। -1% लोग भी नहीं सोचते कि मैं अपनी स्पेस का जो लाइटिंग है सब ऑफ करके जाऊं। सिस्टम तो ऑफ करना ही पड़ता है हमें प्रैक्टिकली, अगर नहीं भी करते तो क्या होता है प्रैक्टिकली, क्या होता है ग्रीन बिल्डिंग्स में, जैसे आप टैप यूज कर रहे हैं, वॉशरूम गए, टैप यूज किया, सेंसर बेस होता है सब कुछ। अगर आपसे टैप ओपन भी रह गया तो पूरी रात में तो पूरा वाटर खराब हो जाएगा। एक फॉर्म ही है ना वो भी एनर्जी की, या फिर आपका स्टोरेज मनी का, पूरा टैंक खाली पूरी रात में। बट ग्रीन बिल्डिंग्स में क्या होता है, सेंसर बेस होती है मोस्टली चीजें। तो जैसे ही आपने यूज किया वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया, जैसे ही आप अपनी सीट से उठ के गए, आपकी लाइट जो है आपकी सीटिंग की वो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड में बंद हो जाती है। जैसे ही आप आते हैं, साउंड का भी सेंसर होता है, वॉइस का भी अलग से, या फिर वॉक करते हैं, ह्यूमन हीट का भी सेंसर होता है। तो उस तरीके से, जैसे हीट कितनी आ रही है आपकी बिल्डिंग के अंदर, अच्छा एसी चल रहा है, आपने बहुत अच्छे से कूलिंग की हुई है, बट जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ता है, कभी भी मैच करना, कभी भी अज्यूम करना, अपने फील करके देखना, जो ग्लास होता है उसके पास में हीट ज़्यादा महसूस होती है नॉर्मल बिल्डिंग में। आपके घर में देखोगे, हमारे घर में देखेंगे, हीट ज़्यादा होती है। बट कॉरपोरेट प्लेस पे जाते हैं और किसी ने बताया ग्रीन बिल्डिंग, उसकी आप विंडो के पास भी रहेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर आपको महसूस होगा, बहुत रेयर फर्क महसूस होगा, क्योंकि वो जो गिलास यूज होता है वो भी ग्रीन बिल्डिंग को देख के बनाया जाता है कि इतने % ही हीट अंदर आ सकती है। तो ये चीज़ें मैटर करती है। ग्रीन बिल्डिंग में एनर्जी एफिशिएंट होती है, जितना हो सके आपका एनर्जी सेव होगा, इस तरीके से काम करती है बिल्डिंगें। तो उन चीज़ों के बारे में ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आपको बिम में महारत हासिल करनी है, 3D में जाना है, अच्छा इंजीनियर, आर्किटेक्ट या फिर बिल्डिंग डिज़ाइनर बनना है, तो इन चीज़ों को खुद से स्टडी करना पड़ेगा। मैं बेसिक बता पाऊंगा इनका, और सॉफ्टवेयर में आपको परफेक्ट सिखाऊंगा, हर एक चीज़ बनाना सिखाऊंगा। ठीक है।
तो जितना हो सके जिन टर्म का मैं नाम लेता हूँ उनको बस एक बार गूगल से सर्च करके 3 से 4 5 लाइनें पढ़ लिया करें, उसका बहुत रहेगा, पता हो जाएगा उसका। तो ये हमारा यूजर इंटरफेस होता है। यहाँ पर मॉडल लेआउट आपको दिख रहे होंगे। तो लेआउट आपको इंस्टीट्यूट पे आपने कैड किया, लेआउट आपको नहीं बताया होगा गारंटी से कि स्केल कैसे सेट होता है और स्केल होता क्या है, ये आपको पता होगा। जो साइट पे जाते हैं उनको भी पता होगा और कॉलेज में भी पढ़े होंगे उनको भी पता होगा। तो कैसे काम करता है स्केल, आप एक ड्राइंग आपने बताया, जैसे मैं अभी ड्राइंग शो करता हूँ आपको। स्क्रीन शेयर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये आपका ड्राइंग है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखते हैं। ये आपका है एलिवेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फसाड भी दिख रहा होगा, आपका जो पोर्च का एरिया है आपका स्टेयरकेस का, यहाँ पे आपको रेलिंग दिख रहा होगा, ये आपका मेन गेट हो गया। यहाँ से आपका बाउंड्री वॉल का डिजाइन है। ये चीज़ हमने कॉल आउट किया हुआ कि इसका डिटेल हमारे पास है। ये एक रेविट का डिटेल है जिसके अंदर हमने बनाया। उसके बाद डिटेल बनाना बहुत सेकंडों का काम है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे ही कैड में भी करना पड़ता है, बट कैड में सब कुछ बनाना पड़ेगा, एक एक लाइन बनानी पड़ेगी। रेविट में एक बार मॉडल बनाया सब कुछ आ गया, कैड में लाइनें बनानी पड़ेगी। वो लाइनें मैं सिखाऊंगा कैड में कैसे बनाते हैं। हर एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन दिया। यहाँ से आपको कितना mm का गिलास चाहिए, ये सब TS में होता है। अगर किसी बड़ी कंपनी के लिए आप बिड कर रहे हैं तो आपको TS BOQ सब मिलेगा, टेंडर स्टैंडर्ड और पूरा BOQ आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर लिखा होगा कि आप पूरी बिल्डिंग के अंदर 6 mm का ग्लास यूज करेंगे। ठीक है, सभी को पता है ये चीज़ें? यस सर। सभी को पता है? रवि, उत्तम सिंह, मनीष की Yes, sir. TS BOQ Yes, ये sir. चीज़ें होती है। अगर उसके अलावा आप कुछ लगाएंगे तो ऑब्जेक्शन होगा, रिवीजन आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो उस चीज़ों का भी ध्यान रखना। जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो आप क्लाइंट से भी मांग सकते हैं कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब उन्होंने 6 mm ग्लास बोला है तो 6 mm ही ग्लास आपको मेंशन करना पड़ेगा। साइट पे आप चाहे कुछ भी लगाएं, वो आपकी हेडेक है, बट आपको मेंशन ड्राइंग अप्रूव करने के लिए आपको सेम TS के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी ड्राइंग अप्रूव नहीं होगी अगर चेक किया तो। ठीक है, W1 D1 D2 सब अलग अलग होते हैं। सेम आपको दिखते रहेंगे बट सब चीज़ें अलग होती है। किसी में हिंज ज़्यादा आ रहा है, जैसे कॉलम का भी साइज़ है, सेम साइज़ आपका 9 इंच बाई 9 इंच का या 230 बाई 230 का कॉलम है, बट फिर भी उसका C1 है एक कॉलम, एक C2 है। क्यों है? क्योंकि रिबार्स की कंडीशन जो है वो अलग होगी, रिबार्स के साइज़ अलग होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती है। एलिवेशन इस तरीके से बनाएंगे। फिर उसके बाद हम सेक्शन की बात करें तो आपका स्लैब दिख रहा है, यहाँ से ब्रिक वर्क दिख रहा है, अंदर का जो पार्ट है ब्रिक हैच कैसे कट दिखता है वो दिख रहा है, स्लैब ऊपर का अलग आ रहा है। ये हमारी ग्रिड्स होती है, ये हमारे लेवल्स होते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग काम होता है। फाउंडेशन दिखाया तो -1200 मतलब 4 फीट पे फाउंडेशन है। FGL होता है फिनिश ग्राउंड लेवल। फिनिश ग्राउंड लेवल से अबव जो होता है आपका पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, नीचे आपका पूरा फाउंडेशन रहता है। फर्स्ट फ्लोर किस लेवल पे है, उनकी डायमेंशंस क्या है, इस तरीके से डिटेलिंग के साथ करते हुए चलना है। नॉर्मली प्लान बनाना काम नहीं होता, उसके बाद होता है काम स्टार्ट। बाउंड्री वॉल कैसे आएगा, RCC स्लैब कहाँ है, ग्रेनाइट फिनिश आपने लगाया तो मेंशन करना पड़ेगा। सब चीज़ें आपको, स्टेयरकेस के नंबरिंग आपको इस तरीके से मेंशन करने पड़ेंगे कि कितने स्टेयरकेस आ रहे हैं और राइजर कितना है। अभी ये देखिए यहाँ पे W क्या है, विड्थ 3 फीट 6 इंचेस, R क्या है 8 इंचेस, T क्या है ट्रेड। जो अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग है या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ट्रेड रहेगा 300 mm 1 फीट। ठीक है, वैसे 304.8 होते हैं 1 फीट के अंदर mm। ठीक है, राइजर 8 इंच है तो लगभग 200 mm हो गया, मैक्सिमम है ये, इससे ऊपर कभी नहीं लेना है। और गवर्नमेंट बिल्डिंग में 150 से ऊपर नहीं बनता, 6 इंचेस से ऊपर नहीं बनता। ठीक है, वो हाइट देखी जाती है आपकी बिल्डिंग की कि कहाँ अचीव करवाना, उसके अकॉर्डिंग होता है। स्लैब से लेके ये हाइट हमें मेंशन करनी होती है। ड्राइंग जो भी रीड करते हैं उनको सबको पता होगा कैसे होता है। अब हमने स्लैब तो बना दिया, बट किसी को पता नहीं है यहाँ पे कनेक्शन कैसे दिखाना है, स्लैब का साइज क्या है, थिकनेस क्या है, इसके ऊपर क्या आ रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बनाया 1014 के नाम से एक डिटेल। वो डिटेल का डिटेल कहाँ मिलेगा आपको, D नंबर ग्रेड पे आ रहा है। ये चीज़ हमारी D नंबर ग्रेड पे आ रहा है। और क्या क्या है ये, 150 mm RCC स्लैब है, 8 mm टाइल है, उसके बाद जो मोर्टार आएगा एडेसिव आएगा वो अलग से है। 6 mm नीचे की तरफ हमने CS प्लास्टर सीमेंट सैंड प्लास्टर मेंशन किया है। 15 mm CS प्लास्टर बाहर की तरफ है। ठीक है, और 230 mm ब्रिक वॉल है। तो यहाँ पे मेंशन करके सब कुछ क्लियर हो गया।
क्लियर है यहाँ पे कि किस तरीके से डिटेल देनी होती है। Yes, अब sir. साइट पे इसको कोई भी पढ़ेगा समझ जाएगा ना कि क्या क्या यहाँ पे यूज हुआ है। यस कोई भी पर्सन sir. समझ सकता है कि ये चीज थी यहाँ पे। और अगर इस ड्राइंग को देखते तो इसमें थोड़ा कम डिटेल है, जिसको पता है वही समझेगा इस पे ये क्या है ये क्या है। बट यहाँ पे इस तरीके से स्मॉल स्केल में डिटेल हमें प्रोवाइड करनी होती है। ये 100 के स्केल पे थी तो ये हमने कितने पे 25 पे या 5 के स्केल पे डिटेल बना के दे दी। तो सेम इनके टेक्स्ट के साइज दिखेंगे और प्रॉपर लेआउट में आप देख सकते हैं इसको। यस सर. सेम आपका एलिवेशन, ये होता है स्केल और शीट कंपोजिशन। ऐसा हम करेंगे बिल्कुल। प्लॉट कैसे करते हैं, अदरवाइज जितना भी आप देखेंगे मॉडल के अंदर ही करवा देते हैं और यहीं पे शीट बनवा देते हैं। A1 की शीट बनवाई 841 बाय 594 का शीट बनाया, साइज रेक्टेंगल बनाया और चलो हो गया काम। बट लेआउट के अंदर होता है असली काम, जहाँ पे स्केल सेट करते हैं आप। ये कोई भी लेआउट है, अगर मैं इसका यहाँ भी स्केल चेंज करूँगा ना आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। यहाँ से स्केल चेंज होता है। बेसिकली आज मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे काम करेंगे। कल से हम पूरा कमांड्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कस्टम लिया और यहाँ से अभी देखिए 1:1 का आ रहा है, 1:100 है ये, ठीक है। मैंने ऐड किया और यहाँ पे मैंने किया 1:200। ओके, पेपर ड्राइंग 200, पेपर साइज ये ओके। यहाँ से क्या ओके, ठीक है। इस लेआउट की लाइन को मैंने सेलेक्ट किया। अब ड्राइंग पे फोकस रखना आप। यहाँ से मैं वो जो 200 वाला पोर्शन है वो कर देता हूँ ओके। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, साइज डिक्रीज हो गया, उसी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट के साइज भी हो गए। तो ये कैसे होता है, स्केल के अकॉर्डिंग। लेआउट में ऐसा कोई फीचर नहीं है। लेआउट सिर्फ जुगाड़ करके काम करने के लिए होता है। अगर आपको परफेक्ट ड्राइंग देनी है, स्केल के अकॉर्डिंग देनी है, तो आपको लेआउट में आना पड़ेगा। अगर मॉडल में है तो आप डायरेक्ट स्केल, उसका टेक्स्ट स्केल करेंगे बस। परफेक्ट ड्राइंग नहीं हो सकती वो, उसको जैसे ही आप चेंज करेंगे वो आपका पूरा एक तरह से फैल जाएगी ड्राइंग पूरा। तो स्केलिंग के अकॉर्डिंग ड्राइंग कैसे बनाएंगे, ये जैसे बाउंड्री वॉल का डिटेल लिया हमने, यहाँ पे बाउंड्री वॉल को रेक्टेंगल के अंदर लिया और इसका डिटेल नंबर 6 बनाया। इसका डिटेल क्या है, जो ये गैप आ रहा है वो हमारा 230 का है, 29 आ रहा है यहाँ पे। इन दोनों के बीच का गैप 560 है। ये क्या है प्लस और ये क्या है जीरो, कोई समझाएगा मुझे। प्लस और जीरो मेंशन किया हुआ है, क्यों किया हुआ है ये प्लस माइनस जीरो, कोई बताएगा मुझे। ये कॉलम का है। नहीं नहीं, बाउंड्री वॉल है ये, बेसिक बाउंड्री वॉल है ये। प्लस माइनस क्यों मेंशन किया सर हुआ है। उसका दिखा रहा होगा कि वो वहाँ पे पार्ट वो डिजाइनिंग के लिए शायद यूज होगा सर। यस सर. इतना आगे निकला हुआ है और ये इसमें अंदर है। जीरो पे मतलब हो गया जितना कि लेना बाउंड्री के है। सरफेस पे। यस परफेक्ट। तो यही चीजें आगे सीखनी है आपको। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दूं। ये जो हमारा फ्रंट एलिवेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसका देखिए ये दिख रहा है सेक्शन। तो ये जो पार्ट है वो पार्ट यहाँ पे जो एलिवेशन आ रहा है, ये जो लाइन है ना, इसको मेंशन किया है प्लस 4.5 इंच प्लस। और ये जो फेस है इसका, इसको मेंशन किया हुआ है 0, क्योंकि ये 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो हमने बनाया ये बेसिक है, कॉमन है हमारा ब्रिक आएगा। बट ये जो ब्रिक है हमने बाहर निकाला और ये ब्रिक में ही बन गया और ये 4 इंच आगे है। तो वही चीज अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो समझ आ जाएगी, ये 0 पे है, ये पीछे है पोर्शन, ये आगे है हमारे, ये 3 जो बॉक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये भी हमारा +4 है, तो ये भी पूरा, ये पूरा जो 0 दिख रहा है वो पीछे की तरफ, तो इसे प्लस माइनस का वर्क भी बोलते हैं। ये गैप कितना आएगा, ये चीज़ें कितनी आएगी वो दिखाते हैं। फिर रेलिंग का डिटेल देना है। राइजर है ये हमारा, ये आरसीसी वेस्ट स्लैब है, ये हमारा रेलिंग है, ट्रेड विथ ग्रेनाइट फिनिश है, लेवल्स हमारे ये हैं। और ये होते हैं जर्नल लीजेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया FGL। अब आपको क्या पता है या क्लाइंट को क्या पता है FGL क्या होता है। आपने बनाई ड्राइंग, आपको पता है FGL क्या होता है, बट क्लाइंट को क्या पता है FGL क्या है, उसने तो पहली बार टर्म सुनी होगी। तो हम ड्राइंग में ऑलवेज सीट के साथ ये चीज़ें भी लगा के सेंड करते हैं कि जर्नल नोट्स यहाँ पर होते हैं कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, फीट, इंचेस, जो भी आप जर्नल नोट्स में ऐड करेंगे, ऐड करना बताएंगे। जर्नल लीजेंड्स क्या होते हैं, बेसिक लीजेंड FGL फिनिश ग्राउंड लेवल, FFL फिनिश फ्लोर लेवल, TOC टॉप ऑफ कंक्रीट, ROW रेन वाटर आउटलेट, रेन वाटर पाइप। आउटलेट और पाइप में क्या फ़र्क होता है, ये भी बहुत कॉमन सा है। ब्रिक का ऐसा हैच है, जहाँ भी ऐसा हैच आ रहा है वो ब्रिक है हमारा, जहाँ पे डार्क हैच आ रहा है इस तरह का वो RCC है। तो क्लाइंट भी इजीली समझ सकता है। एक तरह से ये मैपिंग हो जाता है, लीजेंड हो जाता है। जैसे आपके इंडिया के मैप पे कि
किस साइड कौन सी रिवर जा रही है, किस साइड कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो मेंशन करते हैं हम पूरा लीजेंड के थ्रू। सेम ऐसे ही हमें यहाँ भी करना होता है। ये हमारा शीट कंपोजिशन होता है प्रॉपर, कैसे आप शीट कंपोज करते हैं, क्लाइंट का नेम, शीट नंबर, ड्राइंग नंबर, रिवीजन, प्रोजेक्ट नेम, कैसा प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल है, स्केल क्या है उसका, तो सब कुछ आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होती है। ठीक है, ये हमारा एलिवेशन के थ्रू था। ये मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि कैसे आपकी ड्राइंगें बनती है। तो जो ड्राइंग है वो हम ये समझेंगे। बेसिक लेआउट हमारा ये हो गया प्लान का, जो आर्किटेक्ट ये देते हैं। फाइल पास करवाने के लिए वो बहुत कुछ बनाते हैं, ठीक है, वो सब भी अब ज़रूरी होता है। बट मान लीजिए सेक्शन आपको यहाँ से कट करना है तो क्या डिटेल आएगी वो हम समझेंगे। आरसीसी में बीम कैसे कैसे आएंगे, लिंटल बीम किस तरीके से काम करेंगे, कॉलम लेआउट कैसे काम करेंगे, राफ्ट फुटिंग क्या होती है, सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है, तो इन चीज़ों के बारे में, स्ट्रक्चर बीम लेआउट कैसे बनेगा, ठीक है। और उसके बाद ये आता है हमारा स्ट्रक्चर हो गया। डोर विंडो ऐसा डिटेल कभी देखा है? जो साइट पे जाते हैं उन्होंने ही देखा होगा, बना के कभी नहीं देखा होगा ना, और किसी इंस्टीट्यूट ने करवाया होगा। करवाया किसी ने? केशव जी आपको कितना एक्सपीरियंस है साइट का? 2 साल। ठीक है, ऐसी ड्राइंग आती है डोर विंडोज की? हाँ आ जाता है। और प्लान भी आता होगा उसका पूरा? आ जाता है। और उसमें ये भी दिखाया होता होगा कि हिंज कौन सा लगेगा, स्टील हिंज है, स्क्रू कौन से हैं, तो Yes, सब yes. चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, किस तरीके से काम होता है वो हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल लेआउट हो गया। किसका डाउट था कि इलेक्ट्रिकल लेआउट करवाएंगे, तो सेम इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल लेआउट, जो भी प्लान हम बनाएंगे, फाइनल मॉडल बनाएंगे, उसके ऊपर सारी चीज़ें करके देखेंगे। बहुत ईजी होता है ये, देखने में ही मुश्किल लग रहा है, बस कुछ नहीं करना होता है इसमें। ऑफसेट किया दोनों साइड से कि कितनी दूरी पे आपको वॉल से कितनी दूरी पे आपकी लाइट चाहिए, बस इतना आपको स्टैंडर्डाइज करना है। झूमर कितनी दूरी पे चाहिए वो भी मैं सब बताऊंगा कि कितनी दूरी पे आपका कोव लाइट काम करेगा, नॉर्मल बल्ब कितनी दूरी पे काम करेंगे, कंसीडर लाइट कितनी दूरी पे काम करेगी, सब कुछ। फैन कैसे होने चाहिए, कितना स्पेस है तो कैसे फैन होंगे, तो सब कुछ बहुत इजी है। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं फैन का, बहुत इजी है। नॉर्मली लाइट का तो इतना इजी है, ये जो है हमारा पॉइंट लगाना है आपको, बस पॉइंट पीओ एंटर किया और आ गया। इस पॉइंट की कितनी भी तरह की शेप आपको, अभी ये लाइट की तरह यूज किया है, आप किसी और चीज़ की तरह यूज कर लीजिए इसको। DDPT आपने क्या सेक्शन में गए तो ये वाला ऑप्शन ले लीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, खुर्रा बन जाएगा, RWO, रेन वाटर आउटलेट। प्लान में जाके लगा देंगे आप, रूफ प्लान में लगा देंगे तो ये रेन वाटर आउटलेट बन जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ईजी होती है, जिसको आपको समझने भी टाइम नहीं लगेगा, एक बार करके देखा और सब कुछ कवर हो जाता है। बट इतनी सी कंडीशन है, बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें। AC कैसे लगते हैं उनकी, मॉइस्चर पाइप कहाँ जाएगा, स्विच कहाँ लगाना है, जो भी चीज़ें आपको डॉटेड में दिख रही है, क्यों होता है डॉटेड में, जो भी मैन हाइट से या फिर ह्यूमन हाइट से जो भी हाइट पर चीज़ें होती हैं उनको सबको हम डॉटेड में मेंशन करते हैं, क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें हमारी हाइट से अबव है या फिर ऊपर की तरफ है। ठीक है, जो गैस स्टोव होता है, आप जब भी खाना बनाते हैं हाउस में तो हमेशा आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग। अगर वास्तु ना भी माने तो भी चलता है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ता है। बट अगर वास्तु की रिक्वायरमेंट है तो बेसिक वास्तु भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा कि टॉयलेट्स किस साइड आने चाहिए, पूजा रूम किस तरफ होना चाहिए, मंदिर किस तरफ होना चाहिए आपके, और किचन किस तरफ होने चाहिए, स्टेयर के सेंटर में ओपन होना चाहिए, सब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है प्लम्बिंग लेआउट। तो प्लम्बिंग लेआउट के अंदर देखिए, टॉयलेट के अंदर वेस्ट पाइप और सॉइल पाइप। वेस्ट वाटर पाइप क्या होता है, जो आपका नॉर्मल फ्लोर के ऊपर जो पानी गिरता है वो आपका वेस्ट वाटर होता है। आपने बात किया फ्लोर के FT के थ्रू, फ्लोर ट्रैप आपने देखा होगा, जाली लगी होती है इस तरह की, हाउस में इस तरह की आपने जाली देखी होगी बहुत सारी। इसका मतलब समझा कभी क्या होता है, क्यों लगती है? होता है सर ना ये जाली, पानी को कलेक्ट करके ड्रेनेज पाइप में पास करता है सर। हाँ इसको बोलते क्या है हम? सर ये कलेक्टर। ये होती है आपकी FT और FD। FT मतलब होता है फ्लोर ट्रैप, FD मतलब होता है फ्लोर ड्रेन। दोनों का अलग अलग यूज है। वॉश बेसिन के साथ आ रहा है तो आपका इसका FT हो जाएगा। नॉर्मली फ्लोर के आप बाथरूम में आपने लगाया है, देखा होगा ना, वॉश बेसिन का पानी भी इसी में जाता है। इसके साथ एक बड़ा होल भी होता है यहाँ पे, जिसमें वॉश बेसिन के लिए बन जाती है पाइप।
तो आपका फ्लोर का भी जाएगा और वॉश बेसिन का भी जाएगा। इस तरीके से हम यूज करते हैं। एफसी को होता है आपका फ्लोर क्लीनिंग आउटलेट, काफ़ी बार चोक हो जाती है पाइप तो आउटलेट भी बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए शावर से जा रहा है ग्रीन वाला लाइन, तो ग्रीन वाला क्या है, सॉइल वेस्ट, नहीं सॉरी डब्ल्यू वेस्ट, वेस्ट वाटर, ठीक है। जो भी यूरेनल और डब्ल्यूसी से निकलता है वो जो भी पार्ट होगा वो हमारा होता है सॉइल वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट एक तरह से। और डब्ल्यू जो आपका वेस्ट वाटर होता है वो आपका लिक्विड होता है, ऑलवेज वाटर ही होगा मेनली। तो ये आपका पहले कहाँ जाएगा, जीटी में। आपने देखा होगा रेन वाटर जो मैंने बताया जीटी में जाता है, और जो यूरेनल से डब्ल्यूसी से जो भी होता है रिलीज वो सारा आपका पहले मैन होल में जाता है, फिर मैन होल के बाद सीवर में जाता है, ठीक है, उसके बाद सेप्टिक टैंक में प्रॉपर जाते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। रेन वाटर पाइप की बात करें तो आपका ब्रिक के अंदर भी आप फिनिशिंग करवाने, अगर आप चाहते हैं ब्रिक के बाहर ना दिखे तो आप ब्रिक के अंदर भी रखवाते हैं उसको, बाहर भी होता है। तो दोनों ही ईजी है, जो भी आप रखना चाहें वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। सेम इसी के प्लान के अकॉर्डिंग आप कोई एलिवेशन बनाना चाहें तो इस तरीके से इजीली बना सकते हैं। प्लस माइनस का वर्क यहाँ भी है, ये 4 इंच आगे है बाकी पीछे है, तो इससे ऑटोमेटिकली डिज़ाइन बन जाएगा। ये आपका जो है क्रीट प्लास्टर है या फिर टेक्सचर पेंट किया हुआ है, ये आपका आरसीसी कॉलम बनाया हुआ है। प्लान में आप जाके समझेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 स्ट्रिप निकाली हुई है, ये आरसीसी में, और ग्राउंड फ्लोर पे जब हम थे तो ये ऊपर की तरफ थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मैन हाइट नहीं पहुँच सकती इसलिए वो ऊपर की तरफ दिखाया है। ये आपका ब्रिक में भी हो सकता है क्योंकि हमने स्लैब में तो निकलवाया ही है उसको कॉलम में, उसके बाद ब्रिक का आपका हो सकता है 9 इंच का स्टैंड। ये आपका नॉर्मल एमएस पाइप है जिसकी हेल्प से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आपके विंडोज़ हैं, ये भी एमएस पाइप है। तो हर एक चीज़ को मेंशन भी करना पड़ेगा। ये रेलिंग हो गया, हाइट क्या है रेलिंग का, 2 फीट 9 इंच है, और ये जो आपका गैप है वो 1 फीट 3 इंच है, तो लगभग 4 फीट का आपका पैरापेट वॉल हो गया। तो इस तरीके से आपको डिटेल प्रोवाइड करना पड़ता है। मेन गेट ये हो गया आपका मेन गेट, विंडो का सील आपका अलग रहता है ऑलवेज, सॉरी किचन का जो सील है वो अलग रहता है, रूम्स का आपका अलग रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किसी ड्राइंग पे बात करें तो किस तरीके से आपकी डिटेल ड्राइंग जाती है। नॉर्मली आपको मुमटी फ्लोर प्लान आपको चाहिए होता है। मुमटी क्या होती है, जो स्टेयरकेस को कवर करने के लिए हम ऊपर अलग से रूफ प्रोजेक्शन डालते हैं, रूफ डालते हैं, वो मुमटी होती है। कोई भी एक प्लान है आपका, ये हो गया आपका प्लान, इसका सेक्शन कैसे बनेगा, एलिवेशन कैसे बनेंगे, हर एक चीज़ों को आपको सिर्फ मेंशन करना होता है। सीएस प्लास्टर पेंट फिनिश, जो भी कलर आप अप्रूव करना चाहें, अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है तो आप पूरा डिफाइन कर सकते हैं उनके सामने कि हम ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से मेंशन करके देंगे। ग्रूव क्या होता है, जो प्लास्टर के अंदर आप कटिंग करते हैं वो ग्रूव प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो मेंशन करना पड़ेगा। एक लाइन सिंपल दिखाओ, ये मेंशन आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। यही चीज़ें 3D में होती है तो वो 3D में ही दिखता है ग्रूव, ठीक है। 2D में आपने पूरा एलिवेशन भी बनाया, सेक्शन भी बनाया, प्लान भी बनाया, बट 3D सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, एक बार पूरा मॉडलिंग किया अच्छे से, उसके बाद जिस भी पार्ट पे आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका सेक्शन कट हो जाएगा, उसका पार्ट डिटेल आ जाएगा, तो बहुत ईजी हो जाता है। एक बार थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है। रेन वाटर पाइप फिक्सिंग डिटेल कैसे बनाएंगे, वाटर प्रूफिंग डिटेल कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बस। अब देखिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आरसीसी दिखाया था 150 mm, वही चीज़ है यहाँ भी। ये आपका ब्रिक वॉल है। प्रैक्टिकली कैसे होता है, ऐसे ही तो जाता है ब्रिक ऊपर, यहाँ पे बीम आ जाता है, फिर स्लैब स्टार्ट हो जाता है। रेन वाटर पाइप आ रहा है तो वो नीचे दिखेगा। 150 mm यानी कि 6 इंच का पीवीसी पाइप है। तो हर एक चीज़ बहुत ईजिली मेंशन कर सकते हैं आप। प्रोजेक्शन 600 का है, 300 आपका यहाँ पे जो आपने वाटर प्रूफिंग किया उसका साइज़ है। यहाँ से आपका कोपिंग आपने बनाया, पैरापेट का आरसीसी में कोपिंग बोलते हैं इस पोर्शन को, तो कोपिंग इजीली बना सकते हैं। प्रैक्टिकली बहुत इजी है सब कुछ, बट एक बार समझ आना चाहिए, ठीक है। ये आपका प्लिंथ डिटेल है कि प्लिंथ बीम को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ड्रेन कहाँ पे आएगा, बारिश आएगी तो पानी कहाँ पे जाएगा, कौन कौन सी लेयर के साथ। ये फिनिश हो गया, ये स्लैब हो गया, ये आपका ग्रे स्लैब हो गया, ये आपका कॉम्पैक्टेड अर्थ हो गया। तो किस किस तरीके से पीसीसी आएंगे, किस तरीके से काम होगा, तो हर एक चीज़ बहुत इजी है, बट उसको बेसिक से एडवांस तक आपको समझना पड़ेगा तभी इजी है, अदरवाइज सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना जाता है। जितना मैं करवाता हूँ उतना आप डेली करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अगले महीने की 12 तारीख, आज स्टार्ट है 12, तो अगले महीने की 12 तारीख तक आपको ऑटोकैड आएगा अच्छे से। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि आउटपुट मुझे भी चाहिए, ठीक है।
तो हर 4 से 5 दिन में आपका जो भी ड्राइंग आप बनाएंगे स्क्रीन शेयर करके मैं चेक करूँगा। ठीक है, काम किस तरीके से होगा मैंने बता दिया है आपको, डिटेलिंग के साथ प्रॉपर वर्क होगा। बाकी आप पूरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, अगर किसी को लगता है कि कुछ कम होगा तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिए, सारी वीडियोस देख लीजिए, उसके अंदर कुछ छूटता है तो वो भी आप बता सकते हैं, उसको कवर किया जाएगा आपके बैच में। तो हर बार नए बैच में कुछ ना कुछ हर बार ऐड ही होता है। ठीक है, सबसे बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको, ऑटोकैड कहाँ से डाउनलोड करना है वो देख लीजिए। ऑटोकैड डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, गेट इनटू सर पीसी वॉइस पे नहीं आ रहा जाएंगे। आपका। ऑटोकैड डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, गेट इनटू पीसी पे जाएंगे। ठीक है, गेट इनटू पीसी पे आपको जाना है और यहाँ से ऑटोकैड के अलावा किसी भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटोकैड अगर सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो आप 2022 डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज 18 के बाद कोई भी डाउनलोड कर दीजिए, सेम ही फीचर है। ठीक है, ऑटोकैड 18 किया मैंने यहाँ से एंड देन गो। अभी वॉइस क्लियर है ना, और स्क्रीन भी शेयर है प्रॉपर। यस सर। यस सर। ऑटोकैड पे जाना है आपको गेट इनटू पीसी से, यहाँ पे हमें ऑटोकैड 2018 चाहिए। सभी चीज़ें डाउनलोड करने का, चाहे आप एनस्केप करें, वीरे करें, रेविट करें, मैक्स, स्केचअप, स्टैड प्रो, सिविल 3D, ऑटोकैड, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा और सेम ही प्रोसेस है। सर्च किया यहाँ पे और यहाँ से ऑटोकैड 2018 पे गए, नीचे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा डाउनलोड जैसे सर यहाँ पे मैक का भी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। मैक का चेक करना पड़ेगा। मैक के लिए आप एक बार सर्च करके देखना प्लीज मैक पे। ठीक है, ओके सर। मैक पे आप एक बार सर्च करके देखना, बाकी यहाँ से डाउनलोड होने लग जाएगा, जितने भी जीबी का होगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने बताया यहाँ से आप हाउ टू इंस्टॉल का वीडियो देख सकते हैं, तो वीडियो यहाँ पे है आपका पूरा। तो हर एक सॉफ्टवेयर के लिए सेम प्रोसीजर है, सेम इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोकैड में हम चलते हैं और मैं सबसे पहली एक कमांड आपको बता देता हूँ, क्या होता है लाइन। कोई बताएगा मुझे लाइन क्या होता है? सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने का। परफेक्ट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो लाइन होती है। जो भी कनेक्ट करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट को, वो लाइन होती है, या फिर आप डायरेक्टली एल एंटर करके यूज कर सकते हैं। लाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है एल एंटर। ठीक है, कितना भी लेंथ का लाइन आप बना सकते हैं। F8 जब आप प्रेस करेंगे तो लाइन 90 डिग्री और 0 डिग्री पे चलेगी। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी वो चीज कर सकते हैं, और तो मोड ऑन। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे लाइन का यूज। बस लाइन स्ट्रेट लिया, ऊपर की तरफ कितना लेना है, स्ट्रेट लेना है, इस तरफ भी स्ट्रेट लेना है और ऐसे कनेक्ट कर देना है। ठीक है सर जो हाँ जी हेलो बोलिए। हाँ जी सर, बोलिए। जैसे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए रिकॉर्डेड मिलेगी? बिल्कुल पे? रिकॉर्डेड मिलेगी। जैसे ही आज का क्लास हुआ ये कल इवनिंग तक आपका अपलोड हो जाएगा ऐप के ऊपर। जहां आपने कोर्स बाय किया है उसी के अंदर फोल्डर मिलेगा जुलाई मंथ के नाम से। ठीक है, ऑटोकैड एडवांस जुलाई मंथ। ठीक है, और बैच का नेमिंग रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डेली नेक्स्ट डे, क्योंकि रेंडरिंग होके टाइम लगता है वीडियो को अपलोड होने में, तो नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगा प्रॉपर डे, क्योंकि प्रीवियस भी वहीं पे है, 3 बैच की वीडियो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। और डेली का डेली अगर आप स्किप हो जाता है तो नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं इजिली। ठीक है, और कल से हमारा पूरा कमांड पे रहेगा, लाइन, पॉली लाइन, हर एक कमांड हम करेंगे। तो आपका 3 से 4 दिन बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट वीक थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, उससे नेक्स्ट डे कमांड्स लगभग जहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट करेंगे। तो 20 से 25 या 28-30 भी क्लास हो सकती है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। कोई भी डाउट आता है आप डेली का डेली पूछ सकते हैं, बट इतना रिक्वेस्ट है, आउटपुट के लिए बहुत अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना है। जितना मैं करवाता हूँ उतना ही करके देखना है, वो भी इनफ रहेगा। ठीक है, अभी किसी को भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कल से पूरा कमांड्स पे रहेगा हमारा वर्क। एनीवन, सबका क्लियर है? रेजिडेंशियल प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट लेंगे क्या सर? बिल्कुल लेंगे, एक नहीं कम से कम 10 प्रोजेक्ट लेंगे रेजिडेंशियल के।
टाइमिंग क्या रहेगा सर? टाइमिंग रहेगा आपका 6:30, ठीक है। 40 to 50 मिनट का क्लास रहेगा, ठीक है। उसके बाद रेंडरिंग में भी टाइम लगता है, उससे नेक्स्ट डे तक आपका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, कोशिश रहेगी सेम डे भी अपलोड हो जाए, ठीक है। और 4 to 5 डे वर्क क्लास रहेगा आपका, मैं वो अपडेट कर दूंगा सैटरडे को, किस सैटरडे को क्लास होगा, अदरवाइज मंडे टू थर्सडे क्लास होगा, ठीक है। इनफ रहेगा, वो भी 1 महीने के अंदर कोर्स पूरा हो जाएगा। बट आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर 10 क्लास के बाद अगर मैं बोल रहा हूँ आपको प्रोजेक्ट देना है तो आपको देना है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास नहीं करवाऊंगा। तो कम से कम इतना तो प्रैक्टिस करना है कि मुझे भी लगे कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। सर कोर्स से कुछ बाहर पूछना था सर। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सर मतलब आपका रेविट का भी क्लास चलता है ना? हाँ सर ये मैकबुक में मैं एक्चुअल में स्केचअप चला रहा था, तो जब मैं डिटेलिंग ज़्यादा डिटेलिंग में जा रहा हूँ तो वो गायब होने लग रहा है। तो इसमें रेविट सपोर्ट कर पाएगा सर मैकबुक एयर में? देखिए मैकबुक का बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया है। रेविट के लिए बेसिकली 8 GB रैम और मिनिमम 2 GB ग्राफिक कार्ड तो होना चाहिए, थोड़ा अच्छा डिटेल और थोड़ा रेंडरिंग इसमें बहुत अच्छा करना तो 4 GB 1555 MB है। हाँ जी, इसमें 1555 MB ग्राफिक है सर। मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा इसके बारे में, ओके सर। ठीक है। आप नहीं एक मुझे वो बार करना था, फिर मैं नया पीसी खरीदना पड़ेगा मुझे, वही कंफर्म करना था। अच्छा नहीं, वो मिनिमम 4 GB रैम होता है उसको, जो रेविट चलाते हैं ना। इंस्टॉल करके देखिए, अगर काम करता है तो ही हो पाएगा, अगर कोई सर कहता है उसके लिए मुझे मॉडिफाई करना होगा, पहले इस पे खर्च करना होगा, तो मैं सोच रहा था कंफर्म कर लूं फिर इस पे मॉडिफिकेशन पे खर्च करूं, मैं क्योंकि बता देता 128 बट का मैंने ही मेरा कभी स्टोरेज यूज़ है। नहीं किया है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती इन सॉफ्टवेयर्स को लेके। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स है जो मैक में ही बहुत अच्छे चलते हैं, जी सर। जैसे मैक सिलेंडर आते हैं अलग लेवल के, 4 से 5 लाख का सिस्टम बनता है, वो मैक सिलेंडर होते हैं, तो उनकी बातें अलग है। बट ये वाले जो सिस्टम है ये एक तरह से डेटा स्टोर के लिए है, जहाँ तक मुझे लगता है। बट ओके डिज़ाइनिंग सर। के लिए अलग ही एप्पल डिज़ाइन करता है सिस्टम। ओके सर, तो सर बेसिकली मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना सर, मैं लाइक ये ड्यूप्लेक्स बनाने और इस तरह का काम, पर्सनल काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो मेरे लिए ऑटो कैड एडवांस और स्केचअप का बेसिक नॉलेज है, मैं घर थोड़ा बहुत डिजाइन कर लेता हूँ उसमें। तो ये सफिशिएंट होगा या मुझे रेविट में जाना चाहिए सर? देखिए अगर आपका इतना ही है तो कोई इशू नहीं है, ऑटोकैड और स्केचअप इनफ है। बट उसमें भी महारत हासिल करनी पड़ेगी, ऐसे कोई किसी को नहीं पूछता, एवरेज को कोई नहीं पूछता यहाँ पे। सर वो मुझे पता है, इसीलिए मैं क्लास कर रहा हूँ सर। मैं अभी भी मतलब चाहूँ तो बेसिक डिजाइन बना के काम स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए अगर किसी को भी अगर बिम में जाना है तो रेविट से बेस्ट सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, रेविट ही ले जा सकता है, आर्किटेक्ट से अच्छी वैल्यू दिला सकता है, नॉर्मल सिविल इंजीनियर से अच्छी वैल्यू दिला सकता है, अगर रेविट आपको बहुत अच्छे से आता है। रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP का बेसिक, ठीक है, और स्ट्रक्चर का भी बेसिक। रीबार प्रोवाइड करना भी कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप नॉर्मली हाउस बनाते हैं। बट अगर आप 3D बना के दे रहे हैं क्लाइंट को और प्लानिंग करके दे रहे हैं तो ऑटोकैड और स्केचअप इनफ है। मैं नहीं कहता कि सॉफ्टवेयर करो या अलग से कुछ करो, आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर बिम में जाना मेरा है सर सिर्फ इतना ही है सर कि मतलब लोग, आम लोगों का घर जो होता है ड्यूप्लेक्स बनते हैं और इस तरह के घर कैड और बनते हैं। स्केचअप पे हो जाएगा। ओके सर। कहने को मैं कह सकता हूँ रेविट भी कर लो, मुझे क्या इश्यू होगा इसमें। बट आपकी रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल हो जाएगी ऑटोकैड और स्केचअप से, ओके सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। बिम में अगर किसी को जाना है तो रेविट से बेस्ट कुछ नहीं है। हेलो सर। हाँ, गल्फ सर प्रोजेक्ट इसके में जाना है तो भी रेविट से अच्छा कुछ नहीं है। हाँ जी बोलिए। सर मैं रेविट को भी क्या एनरोल किया हूँ सर। ओके, सर अभी 18th पे स्टार्ट होता ना सर, अभी वो टाइमिंग क्या होगा सर उसका? अभी टाइमिंग अपडेट कर दिया जाएगा आपको एक दिन पहले, जैसे आज रिमाइंडर कॉल आए थे वैसे ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर। क्योंकि बैचेस अभी मुझे एक साथ लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी रेविट का बैच फिनिश हुआ है तो ऑटोकैड और रेविट एक साथ करने का सोच रहे हैं। हाँ ओके। तो उसी के साथ आपको डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है? ये सब क्लियर है? यस सर। सो कल से 6:40 का टाइम रहेगा, आपको 6:35 6:38 तक लिंक मिल जाएगा। आप टाइम से ज्वाइन करें, ज़्यादा नहीं टाइम मांग रहा हूँ मैं। जिसने भी ऑटोकैड ज्वाइन किया वो 12 अगस्त तक क्लास ज्वाइन करे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी, 1 महीना ज़्यादा नहीं होता। जो आपने 3 साल इंजीनियरिंग में सीखा है उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्लियर है सभी का? यस सर, यस सर। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। यस सर।